हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आज आप सबके लिए हम एक नया टॉपिक, एक कंपटीशन के नजरिए से एक नया टॉपिक, जो कि हम हिस्ट्री पहले पढ़ा रहे थे। मैंने हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किया था और आप लोग जानते हो कि मेडिवल हिस्ट्री में मैंने क्या किया था, एक मुस्लिम इन्वेंशन पढ़ाया था। ठीक है, एक पार्ट उठाया था मेडिवल हिस्ट्री का, मुस्लिम इन्वेंशन। मुस्लिम इन्वेंशन के बाद आज हम लोग आपके लिए एक जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड कॉल चला है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का पूरा समय का चला है, उस पर आज हम बात करेंगे। और दिल्ली सल्तनत में केवल एक टॉपिक आज हम उठाए हैं, कौन सा? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत में, वो भी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि इसके लिए देखिए, मैंने पूरा एकदम डाल दिया। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि कितने पार्ट में है। ठीक है, किस किस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ना, हमें वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। ठीक है, मेडिवल पढ़ रहे हैं। मेडिवल में हम लोगों ने पहला एक टॉपिक पढ़ चुका है हमारा, आप पहले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। एक हम पहला लेक्चर क्या पढ़ चुके थे, उसमें हम लोग मुस्लिम इन्वेशन, ठीक है, जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज जो पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी हमारे कई पार्ट है, वो भी आगे हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने वंश ने राज किया, वो सब आगे है, अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी हम ये बता दें आपको कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आज हमें गुलाम वंश पढ़ना है। गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत आप देखिए, दिल्ली सल्तनत को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है बहुत ही अच्छे से। एक ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ पे, गुड़ खा तस्लीम। ठीक है, क्या लिखा है? गुड़ खा तस्लीम। इसमें देखिएगा, ड़ को छोड़ दीजिएगा और सभी का मतलब है, ड़ को छोड़ दीजिए। एक इसको मतलब राइमिंग के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद सभी का मतलब है। गु से गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद खा से खिलजी वंश, फिर त से तुगलक वंश, फिर स से सैयद वंश, फिर ल से लोदी वंश और फिर म से मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश को भी अलग रखिएगा। मुगल वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आता। दिल्ली सल्तनत के अंदर मुगल वंश हमारा नहीं आता, इसको अलग रखिएगा। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद मुगल वंश आता है, इसलिए मैंने इसमें तस्लीम जोड़ दिया है। ठीक है, गुड़ खा तस्लीम, इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है पेपर में। आप लोग बी प्रिपेयर रहिए, बी तैयार रहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में, कोई भी कुछ भी उठाकर पूछ लेते हैं। ठीक है, इस पर पूछ चुके हैं कि कितने वंश ने शासन किया है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया है। ठीक है, तो आपको अगर याद रहेगा गुड़ खा तस्लीम तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ल से लोदी वंश। ठीक है, इतने 5 वंशों ने शासन किया है। तो ये क्वेश्चन इस पे आया हुआ है और बच्चों में सही बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने जब पेपर दिया तो उसमें पूछा जाता है कितने वंशों ने राज किया है, तो 5 वंशों ने। ठीक है, 5 डायनेस्टीज आई हैं। अब पूछा जाता है इसमें आपको कि कब से कब तक रहा है दिल्ली सल्तनत का पीरियड। दिल्ली सल्तनत का पीरियड कब से कब तक, तो कहा जाता है 1206 से लेकर के 1526 तक। कहां से कहां तक? 1206 से लेकर के 1526 तक, लगभग 320 साल, पूरे 320 साल तक दिल्ली सल्तनत रहा है। ठीक है, 320 साल, 1526। तो ये है कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी मालूम होगा तो 1526 में क्या हुआ था हमारा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में ही हमारी दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया था। ठीक है, वहां से मुगल वंश चालू हो गया था। तो 1206 से लेकर के 1526 तक का हमारा दिल्ली सल्तनत है। ये पीरियड कॉल पूछा जा सकता है पेपर में, पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहिए। और दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया है, तो 5 वंशों ने। गुड़ खा तस्लीम से आपको याद हो सकता है। ठीक है, म छोड़ दीजिएगा मुगल वंश का, और जो है उसको राइमिंग बनाने के लिए लिखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग, आज पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चेहरे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो चेहरा है कुतुबुद्दीन ऐबक जी का। ठीक है, किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो गुलाम वंश है, जिसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इनके फाउंडर हैं। इनके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन
ऐबक साहब हैं इनके फाउंडर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। स्लेव डायनेस्टी को एक और अलग नाम से जाना जाता है, वो नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ममलूक वंश। क्या बोलते हैं? ममलूक वंश, ठीक है, ममलूक वंश, या तो गुलाम वंश या ममलूक वंश भी बोला जाता है इसको। तो आपको दोनों नाम याद रहना चाहिए, ये नहीं कि पेपर में पूछ लिया ममलूक वंश तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ममलूक वंश क्या होता है, ये लो, ये तो मैंने पहली बार पढ़ा, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे पेपर में पूछे कोई भी चीज, ठीक है, तो आप उसका दोनों चीज, मैं इसलिए आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, उसकी कहानी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने लिखा हुआ है और उसको आप लोग भी वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। मैं पूरा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, मैं पहले से बता दिया हूं, और मेडिवल हिस्ट्री को आप लोग पूरा नोट्स बनाते जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे बाहर पेपर में नहीं पूछेगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेडिवल हिस्ट्री में आपको बहुत ही मजा आएगी, मजे के साथ पढ़िए और हर एक चीज का नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। आप अलग से एक नोट्स बना लीजिए, पतली सी लगेगी मेडिवल हिस्ट्री, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी आप एक ले आइए नोटबुक, उसमें अपना एक मेडिवल हिस्ट्री डालिए और बनाते जाइए, ठीक है। या तो एक मोटी सी नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप तीनों पार्ट्स, आप मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों पार्ट उसमें बनाइए, ठीक है। लेकिन अभी मैं यही कर रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री आप एक उठा लीजिए, नोट्स इसका बनाना शुरू कीजिए, नोट्स से आप पढ़ते रहेंगे, आपको हर एक चीज चित्र के, जो मैं चित्र में ला रहा हूँ आपको, आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपको चित्र से ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन साहब, अच्छा यही तो थे, उनका मतलब शक्ल मैंने ऐसा देखा था, ठीक है, कुतुबुद्दीन साहब है तो उनको देखेंगे। इल्तुतमिश साहब देखिए नीचे हमारे, ठीक है, तो इनको देखेंगे, इल्तुतमिश कौन है, इनके बारे में भी आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, चलते हैं। आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइए, तैयार कीजिए, मैं आपको हर एक चीज बता भी रहा हूं, आप इसको देखते जाइए और इसका नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। गुलाम वंश, गुलाम वंश को हम लोग क्या कहते हैं, या तो आप इसका एक काम ये भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, मतलब नोट्स में अपना आराम से लिखिए, अभी पूरी कहानी एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। गुलाम वंश में आते हैं हम लोग। सबसे पहला जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को दो नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। एक नाम है गुलाम वंश और दूसरा नाम है ममलूक वंश। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, जिन्होंने मुश्किल से 4 साल काम किया, ठीक है। 1206 ईस्वी में आए और 1210 में बेचारे चल बसे। और ये एक बहुत ही, कहा जाता है, ये एक बहुत ही योग्य शासक थे, ठीक है, बहुत ही योग्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुलाम वंश का जो ये नाम पड़ा है, गुलाम वंश, क्यों पड़ा, ठीक है। गुलाम वंश का क्या है कि जो भी है, मतलब ये जो नाम पड़ा है गुलाम वंश, गुलाम का मतलब यही था कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आए हैं, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो ये थे, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम, ठीक है, स्लेव थे। गुलाम मतलब इन द सेंस, वो उस टाइम ये होता था, गुलाम मतलब ये नहीं होता था कि हमारे गुलाम है तो इनसे मजदूरी, मतलब ये कराएं वो कराएं, ठीक है। गुलामों का बड़ा सम्मान होता था। गुलाम का मतलब ये नहीं था कि इस शब्द को आप नेगेटिव मत लीजिए, इस शब्द को आप पॉजिटिव लीजिए। लोग क्या करते थे, खरीदते थे व्यक्तियों को उनके क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, उनके अंदर जो गुणवत्ता होती थी उनके हिसाब से उनको खरीदते थे। और जो गुलाम लोग आते थे वो लोग क्या काम करते थे, राजा का सहयोग करते थे, किसी भी डिसीजन लेने में ये भी करते थे, या कोई निपुण है अगर घुड़सवारी में तो पूरा घुड़सवारी वाला काम जो है संभालते थे, ठीक है। तो ये लोग गुलाम हुआ करते थे, तो बड़े बड़े लोग गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, तो बड़े विद्वान लोग भी गुलाम होते थे। इसमें से जो मोहम्मद गौरी साहब थे, जिनको मैंने बताया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, नदी के किनारे। तो जो मोहम्मद गौरी साहब थे, इनके 3 गुलाम थे। अभी एक इसमें से कौन थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, उनमें से 3 गुलाम थे। इन्होंने अपने क्या किया, उनके मरने के बाद अपने प्रांत को अलग अलग बांट लिया, ठीक है। 2 लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान के साइड का ले लिया, और जो आज के समय में जो पाकिस्तान का साइड है उस साइड का ले लिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को इन्होंने दिल्ली वाला साइड दे दिया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब एक गुलाम थे, इन्होंने अपने आप को गुलाम के ही रूप में मंजूर किया। इन्होंने यह कहा कि मैं गुलाम हूं, मैं अपने आप को गुलाम ही मानूंगा, ये नहीं कहूंगा कि मैं राजा हो गया हूं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को ज्यादा ऊंचा नहीं दिखाया, इन्होंने गुलाम ही माना अपने आप को, इसीलिए अपने वंश का इन्होंने नाम ही रखा था गुलाम वंश, ठीक है, या ममलूक वंश। सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हमारे, इनको देख लीजिए आप लोग। ऐबक पूछा जाता है कभी कभी किसी पेपरों में
कि ऐबक का अर्थ क्या होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का मतलब होता है चांद सा मुखड़े वाला। ठीक है, क्या होता है? चांद सा मुखड़े वाला। एक बार देख लीजिए, यह है ऐबक साहब, इनका मुखड़ा बिल्कुल किसने कैसा है? चांद सा है। ठीक है, तो चांद सा मुखड़े वाला जो होता है उससे मतलब क्या कहा गया? ऐबक कहा गया उसको, इसीलिए उनको ऐबक कहा गया। ठीक है, ऐबक का मतलब होता है चांद सा मुखड़े वाला। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इनको ये बड़े विद्वान थे। ठीक है, इनका क्या था कि ये कुरान भी मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ते थे, ये पूरा कुरान रटे पड़े थे। ठीक है, और दानी भी बहुत थे, लाखों लाखों का दान कर देते थे। ठीक है, और यह जो है इसीलिए इनका जो मतलब 3 उपाधि थी। ठीक है, 3 उपाधि थी। एक उपाधि थी मलिक या सिपह सलार। ठीक है, मलिक या सिपह सलार, ये जो इनकी उपाधि थी पहले से ही थी। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी साहब थे तब से ही इनकी यही उपाधि थी, मलिक या सिपह सलार, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी साहब के यहाँ इसी स्तर पर, इसी लेवल पर ये काम करते थे। ठीक है, मलिक के रूप में या सिपह सलार के रूप में ये काम करते थे। किसके अंडर में? मोहम्मद गौरी साहब के अंडर में। और इन्हें लाख भक्ष कहा जाता था। लाख भक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि ये दान बहुत करते थे। ठीक है, लाखों का दान करने वाला। लाख भक्ष का जो अर्थ है, कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, इसका अर्थ का मतलब क्या है, लाख भक्ष का मतलब क्या है? ठीक है, लाखों का दान करने वाला। और इनको कुरान ख्वान भी कहा जाता था। कुरान ख्वान का मतलब ये था, ये पूरा कुरान रटे पड़े थे, इनको पूरी कुरान रटी हुई थी, और ये बहुत ही धार्मिक प्रकृति के आदमी थे। ठीक है, ये अपने धर्म को बहुत ही श्रद्धा से मानते थे। ठीक है, तो चलते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको दिल्ली वाला पार्ट मिला तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली। ठीक है, दिल्ली नहीं बनाई थी, ये लाहौर ही बनाए थे और लाहौर से ही कंट्रोल करते थे। ठीक है, लाहौर से ही कंट्रोल करते थे वहां पर। इन्होंने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, एक मस्जिद का निर्माण कराया था जिसका नाम है क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इन्होंने ही 2.5 दिन झोपड़ा का, 2.5 दिन झोपड़ा का भी कहा जाता है। ठीक है, मस्जिद जो है एक 2.5 दिन झोपड़ा का जो मस्जिद है, इसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। ठीक है, इन्होंने ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके जो गुरु थे ना, इनका जो नाम पड़ा था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये इतने बड़े मतलब धार्मिक आदमी थे कि जो इनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही नाम से ही इन्होंने अपना नाम कुतुबुद्दीन रखा था। और ऐबक का अर्थ मैंने बता दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। कुतुबुद्दीन जो है इन्होंने अपने गुरु के नाम से प्रभावित होकर रखा था, और ऐबक नाम इन्होंने मोहम्मद गौरी साहब ने रखा था क्योंकि ये बहुत ही सुंदर थे, इनको मतलब देख के कहा था ऐबक। ठीक है, हमारे दरबार में ऐबक आ गया, तो हमारे दिमाग दरबार में मतलब एक चांद सा मुखड़े वाला व्यक्ति आ गया है, तो उन्होंने ऐबक रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने खुद प्रभावित होकर के रखा था अपने गुरु से। ठीक है, तो जो इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी इतनी मतलब ये रिस्पेक्ट करते थे, उन्हीं के ही याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया जा रहा था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया जा रहा था। ठीक है, जो कुतुब मीनार था, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही याद में बनाया गया था। ठीक है, किया गया था। 1210 ईस्वी में क्या हुआ भाई साहब इनका, कि घर में बैठे हुए थे, 70 से 74 साल इनकी एज हुई होगी। ठीक है, 74 साल की इनकी एज हुई होगी उस टाइम। और ये क्या किए, इनका भाई बैठे बैठे इनका मन किया कि चलो हम लोग चौगान खेलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं चौगान क्या होता है? चौगान होता है जो घोड़े पे बैठ करके खेला जाता था। एक गेंद होती थी, घोड़े से बैठ करके और घोड़े को दौड़ाते हुए उस गेंद को मार के मतलब गोल पोस्ट में डालना होता था, जैसे आजकल का गोल्फ किया जाता है। ठीक है, इसी हिसाब का चौगान होता था। तो जो चौगान खेल थी, इसकी खोज तुर्कियों ने की थी, आगे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चौगान जो खेल था, ये पूछा भी आ चुका पेपर में कि कब इसकी खोज किस देश ने की थी? तुर्कियों ने की थी। ठीक है, तो जो चौगान खेल था, इसको ये खेलने निकले। अब बताओ भाई, तुम 74 साल के आदमी, 74 साल के बुजुर्ग आदमी, आप जा रहे हो मतलब वहां पे घोड़े पे बैठ करके चौगान खेलने के लिए। ठीक है, ये घोड़े पे बैठ के चौगान खेलने गए साहब, और ये इनकी क्या हुई, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए और घोड़े से गिरे, जख्मी हो गए, बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए। उनको फिर उनका इलाज चला काफी दिन, लेकिन वो
बचे नहीं, खत्म हो गए। मैंने आप लोगों के लिए चौगान का भी इमेज इसलिए रखा है, ये देखिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बगल वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज, इसमें देखिए ये जो गिरे हुए व्यक्ति हैं, यही मतलब इनका दिखाया गया है, इमेज पेंटिंग बनाई गई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसी प्रकार से गिर पड़े थे घोड़े से चौगान खेलते समय, ठीक है। चौगान खेलते समय जब गिर पड़े थे तो इनकी मृत्यु इसी वजह से हो गई थी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा चौगान कैसा खेल होता है। आगे चलते हैं, एक और हमारा शासक आते हैं आराम शाह। भैया जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, ठीक है। बिल्कुल आराम के मूड में ही रहते थे, बहुत ही अयोग्य शासक था ये, ठीक। गुलाम वंश था ये, काफी अयोग्य शासक था ये। गुलाम वंश के द्वितीय राजा थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि आराम शाह में बस यही एक ही इनकी खासियत थी कि यह गुलाम वंश के द्वितीय शासक थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं क्या होता है, बहुत लोगों को ये पता होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए हैं, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आए हैं। इल्तुतमिश तीसरे नंबर पे, ना कि दूसरे नंबर पे। पेपर में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आराम शाह के बारे में आपको कुछ बता दिया है, ठीक है। आराम शाह इतना ज्यादा आराम करते थे कि इनकी हत्या इल्तुतमिश ने खुद कर दी थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने इनकी हत्या खुद कर दी थी आराम शाह की। उसके बाद अब जाकर के शासन प्रणाली किसके हाथ में आया? इल्तुतमिश के हाथ में आ गया, ठीक है। 1211 से लेकर के 1236 तक, ठीक है, लगभग 25 साल तक इन्होंने शासन किया। 25 साल तक शासन किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश अपने आप को गुलामों का गुलाम भी कहते थे, ठीक है। गुलामों का गुलाम भी कहते थे। गुलामों का गुलाम का मतलब यह हुआ क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को गुलामों का गुलाम भी कहा है। एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा चुका है पेपर में कि गुलामों का गुलाम, ठीक है, किसे कहा जाता था? कौन सा शासक था जिसने अपने आप को गुलामों का गुलाम कहा था? तो इल्तुतमिश थे, याद रखिएगा। किस प्रजाति से संबंधित थे, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इल्बारी प्रजाति से संबंधित थे, ठीक है। इल्बारी प्रजाति से संबंधित थे। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही थे। आप लोग इसको मतलब याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि जो हमारे वो थे, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे जो है दिल्ली सल्तनत के, वो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक नहीं थे। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे, क्योंकि इनके समय में ही जो राजधानी थी वो लाहौर से दिल्ली हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनी थी, ठीक है। और इन्होंने एक चहलगानी, ठीक है, चहलगानी व्यवस्था या चालीसा का गठन किया था। ग्रुप ऑफ 40 भी बोला जाता था, ठीक है। 40 लोगों का दल, चालीसा या चहलगानी या चालीसा, ग्रुप ऑफ 40 बोला जाता था। इसका गठन किया। इसमें क्या होता था आप सोचिए, ठीक है। जो ये चालीसा था, इसमें भी इनके कुछ गुलाम थे, ठीक है। गुलाम थे या कुछ दास लोग थे जो बहुत ही विद्वान लोग, नोबल लोग थे इसमें, ठीक है। बहुत ही विद्वान लोग थे, उनका एक समूह बना दिया गया। इल्तुतमिश ने क्या किया? बहुत ही बुद्धिमान लोगों का एक समूह बनाया, 40 लोगों का समूह बनाया। विद्वान लोगों को 40 लोगों को जोड़ा और एक उनको क्या दे दिया कि ग्रुप ऑफ 40 बोल दिया, या चहलगानी बोला गया, या तो चालीसा बोला गया, ठीक है। तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए, ग्रुप ऑफ 40 या चहलगानी या चालीसा। इनका काम क्या होता था? इनका काम यह होता था कि यह लोग देश के मतलब उस राजा के राज्य के विभिन्न प्रांतों में बट जाते थे, और विभिन्न प्रांतों में बटने के बाद हर प्रांत से वो लोग खबर लाते थे कि कैसी मतलब सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ठीक है। कौन आपके खिलाफ में बोल रहा है, कौन आपके साथ बोल रहा है, आपके खिलाफ में अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने लगाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश एक बहुत ही योग्य शासक थे, इसीलिए इन्होंने 25 साल शासन किया है, नहीं तो नहीं कर पाते, ठीक है। इन्होंने पूरे शासन प्रणाली में सुधार करने की बहुत ही कोशिश की है, और क्योंकि शासन प्रणाली जो आराम शाह के समय में डगमगा गया था, ठीक है, तो उसको पटरी पर लाने के लिए इल्तुतमिश ने बहुत ही मेहनत किया है। तो इल्तुतमिश ने जो ये चहलगानी या चालीसा का गठन किया, इसमें जो 40 नोबल लोगों को भरा, बड़े बड़े विद्वान लोगों को भरा, ठीक है, अमीर लोगों को भरा इसमें, और वो लोग सब क्या करते थे? जा जाके अलग जगह से इंफॉर्मेशन लाते थे और इनको देते थे, ठीक है।
और इन्होंने ही एक इक्ता सिस्टम का शुरुआत किया था, इक्ता प्रथा का शुरुआत किया था। पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा का शुरुआत किसने किया, ठीक है। तो इक्ता प्रथा आपको दिख रहा होगा, ये इक्ता प्रथा है, सॉरी, ठीक है, इक्ता प्रथा आपको दिख रहा, इक्ता प्रथा की शुरुआत किया। और इक्ता प्रथा क्या था, आप लोग पहले ये सोच लीजिए, जान लीजिए, जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुनिए, ठीक है। इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का कर था, भूमि कर था, ठीक है। यह कैश के रूप में नहीं लिया जाता था, लोगों से यह एक उनके मतलब हिस्सा तय होता था कि आपके पास अगर इतनी जमीन है तो इतनी जमीन की उपज, इतने % जमीन की उपज आप इक्तादारों को देंगे, ठीक है। तो जो इक्तादार कैसे, मतलब ये सब जो चीजें मैं आपको शुरू से बताता हूँ। क्या होता था, जैसे अब राजा आए, ठीक है, जब मुगल लोग आए तो इन लोगों ने क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है, और अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। जब राज्य का इन लोगों ने विस्तार करना शुरू किया तो उतने बड़े राज्य पर इनका कंट्रोल करना, डायरेक्ट राजा का कंट्रोल करना नहीं सही था। और ये दो नजरिए से देखा जाता है इसको, एक तो डायरेक्ट राजा का कंट्रोल करना, ठीक है, ये नहीं सही था। दूसरी चीज ये थी कि आर्मी वालों ने इनकी जो मेहनत की, ठीक है, जो सेना लोग मेहनत करते थे उनको भी तो कुछ चाहिए था, ठीक है। सेना को भैया ये वेतन कहाँ से देंगे, तो सेना लोगों को वेतन चाहिए था। तो इन लोगों ने मतलब क्या किया, जो सुल्तान थे उन्होंने क्या किया कि इक्ता सिस्टम लाया और वहां पर सेना के प्रमुखों को ही, ठीक है, जो सेना का प्रमुख होता था उन्हीं को अधिकार देते थे कि आपको इक्ता वसूलना है, और इक्ता वसूल करके उसको एक पेमेंट के तौर पर वहां पर जितने भी सेना है और जितने भी सेना के अधिकारी हैं उनको सबको क्या करना, आपको सैलरी बांटनी है, ठीक है। तो आप जो इक्ता कलेक्ट करता था उसको इक्तादार, मुक्ता या वाली, तीन चीज नाम याद रखिएगा, इक्तादार, मुक्ता या वाली बोला जाता था, ठीक है। तो जो इक्तादार, मुक्ता या वाली जो भी ये होता था, यह जो है ये भी एक आर्मी का कमांडर ही होता था, ठीक है। इसके अंडर में ही आर्मी रहती थी, यह सबको अपनी सैलरी बांटते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता था कि सेंट्रल के ऊपर, केंद्र के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता था, यूनिटी भी बनी रहती थी, एकता भी बनी रहती थी कि सब हाँ अपना मतलब पा रहे हैं, खाने पीने का पा रहे हैं, सब आराम से रह रहे हैं। तो वो सब भी मतलब एक चीज क्या था इनका कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ चलता था, ठीक है। लेकिन बाद में लोगों ने ऐडबाजी किया है और बाद में जो इन लोगों ने मतलब थोड़ा सा नौटंकी किया ना, इसीलिए इस सब हटाना पड़ा है। तो हम बताएंगे आपको बाद में क्या हुआ था। इक्ता पहले पूछा था किस भाषा का शब्द है, तो इक्ता एक अरबी भाषा शब्द है, ठीक है। पेपर पूछा जा सकता है कि इक्ता इज द वर्ड फ्रॉम विच, ठीक है, इक्ता इज अ वर्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो एक अरबियन कंट्री, ठीक है, अरबी देश का ये शब्द है इक्ता। इन्होंने भाई साहब 2 सिक्के चलवाए, ठीक है, 2 सिक्का इन्होंने चलवाया, एक टंका, दूसरा जीतल। क्या चलाया, टंका और जीतल। आपसे पूछा जाएगा कि टंका और जीतल किसने चलाया, तो टंका और जीतल इल्तुतमिश जी ने चलवाया, ठीक है। चांदी के सिक्के को टंका तथा तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, ठीक है। जीतल तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का टंका। घबराइए नहीं बिल्कुल भी, आगे इन सबका चित्र मिलेगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं क्या, टंका चांदी के सिक्के को, जीतल तांबे के सिक्के को, ठीक है, कहा जाता था। सुल्तान गढ़ी, एक इनके बारे में बोला था, इन्होंने सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया, ठीक है। 1231 में नासिर उद्दीन मोहम्मद की याद में बना भारत का पहला इस्लामिक गुम्बद था, ठीक है। सुल्तान गढ़ी, गढ़ी जो था, ठीक है, गढ़ी जो था इसका मतलब ही होता है गुम्बद, ठीक है। सुल्तान का गुम्बद बनवाया। सुल्तान का गुम्बद जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के याद में, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद इनके बेटे थे, इनके सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। और इसी मृत्यु में क्या हुआ कि ये थोड़े से मतलब नर्वस हो गए थे, थोड़े से टूट गए थे इनकी मृत्यु की वजह से, ठीक है। और ये अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे, बड़े सबसे बड़ा पुत्र था, उससे बहुत ही प्यार करते थे। इन्होंने क्या किया था, सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया था दिल्ली में ही, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में। भारत का पहला इस्लामिक गुम्बद है, इसीलिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला इस्लामिक गुम्बद कौन था, तो सुल्तान गढ़ी, ठीक है। भारत का पहला इस्लामिक गुम्बद सुल्तान गढ़ी है। तराई का तृतीय युद्ध हुआ, तराई का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय में हुआ 1215 ईस्वी में। तराई का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश जी के ही समय काल में हुआ था। अब बताइए तराई का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा तराई का प्रथम युद्ध और तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, उसका परिणाम क्या था।
ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तराई का प्रथम युद्ध मैं फिर से बता देता हूँ 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तराई का तृतीय युद्ध याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। अब आप लोग कहेंगे कि याल्दोज कौन आ गया, नया कैरेक्टर कौन आ गया भाई, ये याल्दोज। ठीक है, तो याल्दोज से कोई नहीं, याल्दोज उन्हीं के गुलाम है। मोहम्मद गौरी के जो 3 गुलाम थे उन्हीं में से एक याल्दोज साहब भी थे। याल्दोज भी आकर के क्या सोचते हैं कि हम इसको मतलब अब भैया ये तो बहुत अच्छा राज्य हो गया ना कि अब इस पे भी हम कब्जा कर लें, ये तो इतना सुंदर राज्य लगने लगा, वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, चलते हैं इस पे भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो याल्दोज आए थे युद्ध करने और इल्तुतमिश जी ने उनको पराजित कर दिया था। ठीक है, तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था, याल्दोज तथा इल्तुतमिश के बीच में लड़ी गई थी और याल्दोज पराजित हुए थे। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तथा इन्हें कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली, ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है महरौली में, कुतुब मीनार के पास में ही, कुतुब मीनार जहां बना हुआ है उसी के जस्ट बगल में ही कुतुब कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, वहीं पर इनको दफना दिया गया। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम हमारे जो हमारा ये है, ये कौन है, इल्तुतमिश साहब हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया था, बहुत ही संघर्ष किया था अपना एक अच्छा राज्य और एक विकसित राज्य स्थापित करने के लिए। ठीक है, और यही इनका गुम्बद बना हुआ है महरौली में। ठीक है, महरौली स्थित में इनका गुम्बद जो है, मैंने उनके गुम्बद की भी चित्र लगाई है, देख लीजिए आप लोग, दीवारें उनकी उस टाइम की जो भी है, ठीक है, बनी हुई हैं और इनको वहीं दफना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आए थे कौन, रुकनुद्दीन फिरोज। कौन आया था, रुकनुद्दीन फिरोज साहब। रुकनुद्दीन फिरोज साहब का भी मतलब ये क्या था, ये बहुत ही अयोग्य शासक थे। देखियो इल्तुतमिश जब थे ना, एक बात थी, जब इल्तुतमिश जब थे तो इन्होंने, इनकी सोच बड़ी अच्छी थी, इनकी सोच थोड़ा पारसी टाइप की थी, ठीक है, पर्शियन सोच थी। तो पर्शियन में क्या होता था कि वहां पर लड़कियों को भी शासन करने दिया जाता था। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने कहा था कि आगे जाने के बाद हमारा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज नहीं, हमारी बेटी शासिका बनेगी। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश के मरते ही क्या हुआ, सारा काम बदल गया। इल्तुतमिश के मरते ही सारा काम बदल गया। उनकी बेटी का शासिका नहीं बन पाई, उनकी बेटी का मतलब उनकी बेटी को हटा करके रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया गया, क्योंकि वहां पर लोगों को मतलब क्या था, लोगों को ये हजम नहीं हो रही थी बात। ठीक है, जो भी वहां के मतलब बड़े बड़े वो लोग थे, महंत लोग थे, ठीक है, जो भी संत लोग थे, बड़े बड़े संत लोग थे, जो भी मतलब कहे जाते हो मुस्लिम लैंग्वेज में, मुस्लिम धर्म में जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों को विश्वास, मतलब उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं कैसे ये शासन करेगी वो हमारे ऊपर। ठीक है, उनको बिल्कुल इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने रजिया सुल्ताना को नहीं बल्कि रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 ईस्वी में राजा सुल्तान घोषित किया। और ये इतना अयोग्य शासक था, ये सबसे ज्यादा अयोग्य शासक था, इतना ज्यादा अयोग्य था ये कि इसको हटाना पड़ा। ठीक है, इसकी जो शाहपाट थी ना, जब जैसे उन लोगों ने क्या किया, जो महंत लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को तो बना दिया। अब रुकनुद्दीन फिरोज की जो माँ थी तुर्कन शाह, ठीक है, शाह तुर्कन जो बोली जाती थी, ये राजपाट देखने लगी। और जितने वो लोग थे, अब फिर बताओ क्या हो गया, फिर एक महिला का राज तो राज चलने लगा एक प्रकार से, फिर तो एक महिला का राज चलने लगा, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज को कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो फिर से उन लोगों को ये बात हजम नहीं होने लगी और शाह तुर्कन क्या करती थी, उन लोगों को मतलब बहुत अच्छे से जानती थी, जो लोग चाल चलते थे, जो लोग सारा मतलब षड्यंत्र रचते थे, उन षड्यंत्र में क्योंकि ये भी रहती थी तो ये सारा षड्यंत्र को जानती थी। ठीक है, तो शाह तुर्कन के आते ही वो लोग क्या हुए और ज्यादा निराश हो गए। और जो शाह तुर्कन थी क्या थी, कभी दासी हुआ करती थी इल्तुतमिश की। अब आप आगे समझ रहे होंगे, इल्तुतमिश साहब का मंडोला होगा और इनको अपनी मतलब रानी बना लिए, और ये कभी दासी हुआ करती थी इल्तुतमिश की। ठीक है, तो इन्हीं दासी का पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, और लोगों को मतलब इसका यकीन नहीं हुआ, लोग इसको हटाने चक्कर में पड़े। लेकिन यही मौका देख करके भाई साहब रजिया सुल्तान बाजी मार गई। ठीक है, रजिया सुल्तान ने ये मौका देखा कि रुकनुद्दीन फिरोज को हटाना। रुकनुद्दीन फिरोज को क्या हुआ कि उस दिन मतलब जैसे अभी महल में बैठे हुए हैं, ये इतने अयोग्य शासक हैं, रजिया सुल्तान क्या काम की कि अपने पूरे जनता के साथ, ठीक है, उस टाइम क्या होता था, लाल कपड़ा बांधे, लाल कपड़ा होता था विरोध का प्रतीक। ठीक है, लाल कपड़ा बांधे हुए सब लोग क्या हुए, चले आए राज दरबार में।
रजिया सुल्तान भी मतलब वहां से नारा लगाते हुए घुस आई राज दरबार में, जहां पर ये बैठे हुए थे रुकनुद्दीन फिरोज, वहां पर ये विरोध करती हैं। तो वहां पे कुछ महंत लोग हैं, ठीक है, तो लोग मतलब जनता से पूछते हैं कि आपको कैसा राजा चाहिए, कैसा चाहिए, तो वहां पे सब जनता चिल्लाने लगती है कि मुझे रजिया सुल्तान जी राजे मतलब शासिका के रूप में चाहिए, रजिया सुल्तान चाहिए, रजिया सुल्तान चाहिए, सब नारा लगाने लगते हैं। तो उसी टाइम फिर से रजिया सुल्तान को बनाना पड़ता है शासिका, ठीक है। और ये बात हजम नहीं होती थी। आज के समय में देख लो आप आज के समय में जब देखोगे कि आज भी आप अगर रोड पे निकलते होगे, गौर किए होगे, रोड पे निकलते होगे तो देखोगे कि मतलब कोई लड़की अगर स्कूटी लेके पास कर रही, ठीक है, कोई लड़की स्कूटी लेके जा रही है, थोड़ी जल्दी में जा रही है, तो भाई साहब लड़के लोग क्या करते हैं, इतना तेज बाइक चलाते हैं, ठीक है, उसको ओवरटेक करने के लिए कि मुझे पास कैसे कर गई, ठीक है। एटीट्यूड मतलब थोड़ा एरोगेंस उनके अंदर आ जाता है कि ये पास कैसे कर गई, ठीक है, एक लड़के में पास कर गई, और उसके लिए बहुत तेजी से वो गाड़ी चलाते हुए साइंस से निकलते हैं 20, ठीक है, बगल से लड़कियों। भैया अगर थोड़ा समझो यार, लड़की है वो, उसके घर शायद उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो, उसकी मतलब दादी की तबीयत खराब हो, या किसी की भी तबीयत खराब हो, जल्दी जा रही हो, थोड़ा गाड़ी जल्दी चला रही हो, वो स्कूटी से अपनी एक्टिवा से, और इधर 180 सीसी अपाचे से उसका तुम पीछा कर रहे हो, मतलब कोई मेल ही नहीं है, लेकिन मतलब बेहूदीगिरी छाई रहती है, ठीक है। ये सब करते हैं क्योंकि किसी को मतलब वही नहीं होता कि हमसे आगे कैसे निकल गई है, ठीक है, स्कूटी लेकर के। सोचिए आप, जब आज के टाइम पर नहीं होता है, आज के टाइम पर किसी को ये सब्र नहीं हो रहा है, तो उस समय पर कैसे लोगों को सब्र हुआ होगा कि रजिया सुल्ताना उनकी मतलब सुल्तान बन जाए, ठीक है, रजिया सुल्तान बन जाए। अब ये लोग क्या करें, बहुत षड्यंत्र रचने लगे, ठीक है। ये देखिए मैंने ग्रुप ऑफ 40 का एक डाला हुआ है चित्र, इसको आप देख लीजिए, चहलगामी का चित्र था, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है चहलगामी वाज द सिस्टम ऑफ नोबल इंट्रोड्यूस्ड बाय इन इंडिया ड्यूरिंग ममलूक रूल इन इंडिया, ठीक है। ममलूक वंश, वही गुलाम वंश के समय में चहलगामी सिस्टम के, चहलगामी प्रथा की शुरुआत की गई। वो क्या करते थे, सलाह देते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। मतलब ये देख लीजिए, मैंने बता तो दिया है आपको, और ये देख लीजिए होता था, ठीक है। दे वांटेड टू इंस्टॉल अ पपेट थ्रोन दैट दे कुड कंट्रोल, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ठीक है, जो हुआ था चहलगामी में। तो क्या हुआ, इनको देखिए राजा बैठे हुए, ठीक है, सारे चहलगामी हैं, मतलब ये सब अपनी अपनी मतलब बातें बता रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। और ये है कि इक्तादार वगैरह, जैसे मतलब सब आए, अपना अटैक किए, उनको अधीन में कर लिए, उस मतलब क्षेत्र को कब्जे में कर लिए, तो वहां के लोगों से क्या करने लगते थे, कर वसूलने लगते थे। वहां पे ही इनकी सेना सब बैठती थी और वहां सेना को पेमेंट मिलता था। ये था हमारा सिस्टम, इक्ता वाला सिस्टम, ठीक है, इक्ता सिस्टम था। ये चहलगामी सिस्टम हो गया। ये हमारा जीतल है, क्या है, जीतल, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि जीतल और टंका, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। ये जीतल है, कॉपर का कॉइन, तांबे का सिक्का है, ठीक है, कॉपर कॉइन है ये। और ये हमारा जो है ये है टंका, इसे क्या बोलते हैं, टंका। ये सिल्वर कॉइन होता था, ठीक है, सिल्वर कॉइन होता था, जिसे इन्होंने चलाया था, किसने, इल्तुतमिश साहब ने, ठीक है। एक टंका चलाया है, एक जीतल चलाया है। चहलगामी प्रथा की स्टार्ट की है, एकता प्रथा स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कुतुब मीनार के पास ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इन्हीं में इनको दफनाया गया, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम था। चलते हम लोग आगे रजिया सुल्ताना वाला देखते हैं। रजिया सुल्ताना में क्या हुआ कि जब ये शासिका बन गई, और ये बता रहे हैं साहब, भाई साहब आपको कि बहुत ही योग्य शासिका थी ये, ठीक है, और बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही समझदार भी थी। रजिया सुल्ताना की क्या हुआ कि यह दिल्ली की, एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, इसको आप लोग तो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो मुझे भी आगे पढ़ाते हुए नहीं बनेगा ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, बच्चों को भी रटा हुआ है कि ये दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम और आखिरी महिला शासिका थी। यह भी आपको याद होना चाहिए कि आखिरी महिला शासिका भी दिल्ली सल्तनत की कौन थी, रजिया सुल्ताना ही थी, ठीक है। बहुत लोग तो बता देते हैं सर्वप्रथम थी, आखिरी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत हो भाई, आखिरी महिला शासिका भी यही थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम और आखिरी महिला शासिका थी। इनका जो नाम था उद्वत उल निजवा, ये बहुत ही सुंदर थी, ठीक है, बहुत ही सुंदर थी, तो इसीलिए इनको उद्वत उल निजवा के नाम से भी बुलाया जाता था, ठीक है। और इनके बचपन के एक दोस्त थे अल्तुनिया, कहानी सुनिएगा इनका, ठीक है। तो जो लिखा है 4 लाइन लिखा हुआ है, इसको आप मत ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ रजिया सुल्ताना की, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि इनके बचपन के दोस्त थे अल्तुनिया, अल्तुनिया इनके हर समय इनके साथ ही रहते थे, ठीक है। तो जब रजिया सुल्ताना बनी, जब रजिया सुल्ताना बन गई और अल्तुनिया इनके साथ रहते थे,
तो जब अल्तुनिया इनके साथ रहते थे, अल्तुनिया इतना मतलब योग्य शासक था, योग्य मतलब इनका मंत्री था, अल्तुनिया को उन्होंने मंत्री बनाया था, इतना योग्य मंत्री था वो कि जितने भी षड्यंत्रकारी थे, ठीक है, बलबन भी उसमें एक षड्यंत्रकारी था, बलबन भी एक षड्यंत्रकारी था रजिया सुल्तान को हटाने के लिए, लेकिन वो हटा नहीं पाया, सफल नहीं हुआ था, लेकिन वो षड्यंत्रकारी था, ठीक है, बलबन भी था। और इनके समय में जो सबसे ज्यादा जो षड्यंत्र रचा था, वजीर जुनैदी नाम था उसका, ठीक है, इनका एक मंत्री था वो जुनैदी नाम था उसका, उसने रजिया सुल्तान को हटाने के लिए बहुत ही षड्यंत्र रचा, सबसे ज्यादा षड्यंत्र रचने वाला वजीर जुनैदी ही था, ठीक है। क्या हुआ भाई साहब कि रजिया सुल्ताना जब बनी तो उन्होंने अब अल्तुनिया को अपना मंत्री बना लिया। अब जो षड्यंत्रकारी लोगों को सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो यार गजब हो गया, जब तक अल्तुनिया रहेगा तब तक तो इनको कोई हटा नहीं सकता, अल्तुनिया को मिलाना है अपने ग्रुप में किसी तरह। अल्तुनिया इनका बचपन का दोस्त, अल्तुनिया को मिलाना चाह रहे थे, ठीक है। रजिया सुल्तान का एक घुड़सवार था, एक मतलब नौकर था, ठीक है, एक मतलब उनको क्या करता था जब वो मतलब चढ़ती थी, अभी उसका चित्र हम दिखाएंगे आगे, कि जब वो चढ़ती थी घोड़े वोड़े पे तो अपना मतलब हाथ लगा देता था, उसको हाथ में पैर रख करके रजिया सुल्ताना घोड़े पे चढ़ती थी, ठीक है। और तलवार वलवार का मतलब जब भी निकाल उनको देना होता था तो वो उसी को मतलब देती थी, वो अपना तलवार वलवार लेकर के अलग रखता था, ठीक है। तो इस सब काम करता था, उनका पर्सनल एक नौकर था, समझ लो उस हिसाब का था। उसका नाम था जमालुद्दीन याकूब, ठीक है, जमालुद्दीन याकूब। वो इतना ज्यादा खास इनका नौकर था, इसको बहुत मानती थी रजिया सुल्ताना, और उसका नाम रखी थी अमीर ए आखूर, ठीक है। अमीर ए आखूर के नाम से कौन बुलाया जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, अमीर ए आखूर के नाम से जमालुद्दीन याकूब को बुलाया जाता था। जमालुद्दीन याकूब आप देखेंगे ना, एक रजिया सुल्ताना पिक्चर आई है, उसमें जमालुद्दीन याकूब धर्मेंद्र साहब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो थे, जो मतलब वहां के जो बड़े बड़े मतलब मौलाना साहब लोग थे, उन्होंने क्या काम किया कि इनको भड़काना शुरू किया अल्तुनिया को, कि भाई देख तो इसके पीछे हमेशा पड़ा रहता है, तो हमेशा इसके बारे में सोचता है, और उधर देख रहे वो लड़की जो है दूसरे के साथ उसका चक्कर चल रहा है। यह ये लोगों ने दिखाया, इन लोगों ने ये पूरा प्रूफ करने लगे कि जमालुद्दीन याकूब के साथ या अमीर आखूर के साथ रजिया सुल्ताना का चक्कर चल रहा है। अब अल्तुनिया भाई साहब क्या किए, रजिया सुल्ताना की पार्टी छोड़कर अलग हो ली। रजिया सुल्ताना की पार्टी छोड़कर जब अमीर आखूर साहब अलग हुए तो रजिया सुल्ताना की सरकार गिर गई, और रजिया सुल्ताना की सरकार बीच में गिरी हुई है, ठीक है, और बीच में गिर गई। रजिया सुल्ताना को मतलब ये लोग जब चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, रजिया सुल्ताना मतलब बाहर गई हैं, वो वापस आ रही तो देखने यहाँ पे राजा ही बदल दिया गया, ठीक है। अब रजिया सुल्ताना को वहां कोई चल नहीं रहा, रजिया सुल्ताना बहुत परेशान हुई। लेकिन रजिया सुल्ताना को मैंने बताया था ना कि बहुत ही योग्य, बहुत ही चालाक शासिका थी, बहुत ही समझदार थी ये, तो इनको रजिया सुल्तान को नहले पे तहला खेलना आता था। इन्होंने क्या किया, क्या कार्ड फेंका, इन्होंने अल्तुनिया को विवाह का प्रस्ताव दिया, ठीक है। अल्तुनिया से इन्होंने खुद का विवाह का प्रस्ताव दिया। अब अल्तुनिया भाई इनके बचपन के प्यार आप समझ सकते हैं, जो भी इस लाइन में होंगे, मैक्सिमम आजकल के बच्चे इस लाइन में तो होंगे ही होंगे, आई थॉट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम क्या हुआ होगा कि बचपन का जो प्यार था, अब रजिया सुल्तान एक तो खुद ही इतनी ब्यूटीफुल लड़की, और वो जब जा करके किसी को क्या कर रही है, मतलब प्रस्ताव दे रही है शादी को, वो भी अल्तुनिया को। अल्तुनिया ने तुरंत हाँ कर दिया और अल्तुनिया ने शादी कर लिया रजिया से। अब भैया फिर मतलब क्या हुआ, रजिया सुल्तान शासिका बन गई, रजिया सुल्ताना बन गई, और वो जो है फिर से शासन करने लगी। अब सबका जो है मुंह काला हो गया, ठीक है। उन्होंने सबने कहा वो ये तो यार गजब हो गया, ये तो गजब बाजी मार गई, ठीक है। रजिया सुल्तान का क्या हुआ कि 1240 ईस्वी में, ठीक है, इतनी कहानी थी रजिया सुल्तान की, मैंने जो बताई आपकी, और इतनी कहानी ज्यादा पूछेगा नहीं हमें, आई होप कि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे क्या हुआ, 1240 ईस्वी में कैथल शहर में, ठीक है, हरियाणा में, रजिया सुल्ताना मतलब क्या काम की थी, रजिया सुल्तान उनके हस्बैंड भी थे साथ में, अल्तुनिया भी थे। ये लोगों ने क्या किया था, युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ने के बाद वहां से जीत चुके थे, जीत कर नदी के किनारे थे, उस दिन मतलब डेरा टेंट पड़ा हुआ था, सब विश्राम कर रहे थे, और इनको आना था वापस, ठीक है। उसी टाइम डाकू लोग आते हैं, लूटने वाले चोरी से आते हैं, और इनके मतलब घुस करके इनका गला काट देते हैं या हत्या कर देते हैं। इनकी लूटपाट करने के चक्कर में रजिया सुल्ताना की हत्या कर दी जाती है। कहाँ की गई है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कैथल शहर में। कैथल शहर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। कब किया गया, ठीक है, कब किया गया हत्या, 1240 में। और हाँ याद रखिएगा, रजिया सुल्ताना का ये टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है
कब से कब तक रजिया सुल्ताना ने शासन किया है? 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया है। ठीक है, इसके बाद की कहानी सुनिएगा। रजिया सुल्ताना के बाद, रजिया सुल्ताना के बाद क्या हुआ कि अब जब जैसे मतलब रजिया सुल्ताना हटी है, जो चहलगामी सिस्टम थी, अभी जो चहलगामी सिस्टम थी, जो ग्रुप ऑफ 40 थी, अभी मैंने पहले बताया था आपको ना कि जो ग्रुप ऑफ 40 था, ग्रुप ऑफ 40 में क्या था? ग्रुप ऑफ 40 में ये था कि जो नोबल्स लोग थे वो लोगों ने काम क्या करना शुरू किया, तो राजाओं को अपने एक पपेट की तरह बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कठपुतली की तरह बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जो उनकी पावर ज्यादा होने लगी, जो ग्रुप ऑफ 40 थे वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझने लगे। वो लोग जो चाहते थे वही करते थे, जिस राजा को चाहते थे रखते थे, जिसको चाहते थे हटाते थे। ठीक है, ये सब काम करना शुरू कर दिए और राजाओं की भाई साहब कोई कद्र ही नहीं रह गई, बिल्कुल कद्र ही नहीं रह गई। राजा मतलब कुछ थे ही नहीं वहां पे। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बने। बहराम शाह भी बहुत ही अयोग्य थे, तो बलबन ने क्या किया, बहराम शाह को भी हटाया। ठीक है, बहराम शाह को हटा करके मसूद को बनाया। बहराम शाह को हटा करके मसूद को बनाया और मसूद के भी कुछ दिन शासन किए, वो भी कठपुतली की तरह रहे, उनसे भी शासन नहीं संभलता था। तो बलबन ने फिर चाल चल करके क्या किया, मसूद को भी हटा करके नसीरुद्दीन महमूद को, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है नसीरुद्दीन महमूद का। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या खासियत है इनकी। नसीरुद्दीन महमूद को बनाया इन्होंने राजा। नसीरुद्दीन महमूद की शादी इन्होंने अपनी पुत्री से करा दी। ठीक है, मतलब नसीरुद्दीन महमूद इनके एक तरफ से जमाई हो गए और मतलब बहनोई हो गए। ठीक है, दामाद हो गए इनके। तो नसीरुद्दीन महमूद साहब को इन्होंने बनाया। नसीरुद्दीन महमूद साहब एकदम मस्त आदमी, उनसे किसी से मतलब ही नहीं कुछ भी। ठीक है, कुरान पढ़ते थे, कुरान लिखते थे, कुरान लिख करके बेचते थे, उसी से अपना जीवन याचिका करते थे। और ये टोपी सिलकर बेचते थे। ठीक है, खुद टोपी सिलते थे, टोपियां सिल करके उसको बेचते थे, उससे जो मतलब उनको मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसी से अपना खर्चा चलाते थे। बताइए, एक राजा बनाया बलबन ने, इनको राजा बनाया। ठीक है, बहुत बड़ा एक मतलब इनको साम्राज्य सौंपा और ये टोपी सिल करके गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो बलबन ने कहा भाई साहब देखो एक काम ये करिए, आप प्रधानमंत्री वाला काम कीजिए और मैं अब आपका मतलब मेन मुखिया बन जाता हूँ। ठीक है, अब राजपाट मुझे दीजिए, मैं संभालूंगा, अब आपसे नहीं संभलेगा। तो 1240 से लेकर के 1264 तक का पीरियड देख रहे होंगे लगभग, ये जो भी गया है। ठीक है, 20 से 24 साल, इतना बदतर हालत हो गया था राजाओं का कि वहां पर बलबन का आना जरूरी था, बलबन जैसे क्रूर शासक का आना जरूरी था। ठीक है, बलबन न आता तो शायद मतलब ये था कि दिल्ली सल्तनत वहीं पर समाप्त हो जाती। बलबन का आना बहुत ही आवश्यक हो गया, इसीलिए बलबन ने एंट्री मारी। ठीक है, बलबन आता है, 1265 से 1287 तक शासन करता है। ठीक है, 1265 से 1287 तक लगभग 22 साल शासन करता है बलबन। और बलबन के आते ही पूरी शासन प्रणाली बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, बलबन ने सबसे पहला काम यह किया कि जो ये नोबल लोग थे ना, जो ये मतलब कठपुतलियों की तरह नचाते थे, जो राजाओं को मतलब जो इल्तुतमिश ने बनाया था चहलगामी पर था। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 चालीसा जो बनाया था, इसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर हमें ये मतलब अपने शासन करना है, क्योंकि वो षड्यंत्र में तो रह चुका था, वो खुद ही षड्यंत्र करता था, रजिया सुल्तान के समय में षड्यंत्र किया था उसने। ठीक है, तो सबको जानता था, बारीकी से जानता था कौन कौन कितने षड्यंत्रकारी हैं। तो उन्होंने क्या किया, चहलगामी प्रथा को ही खत्म कर दिया। जितने भी उसके दुश्मन थे उनको भी मरवाया, जो इनके कुछ दोस्त थे, चाटुकार दोस्त जो थे इनके, उनकी भी हत्या इसने करवा दी। ठीक है, जानता था क्योंकि चाटुकार दोस्त हैं, ये लोग क्या करेंगे आगे जाकर के दिक्कत करेंगे। ठीक है, बलबन का पूरा नाम घियासुद्दीन बलबन था। इन्होंने क्या किया, चहलगामी प्रथा को बंद करा दिया, सबसे पहला काम। और आते ही इन्होंने यह कहा कि राजा का अर्थ क्या होता है, राजा की हिम्मत क्या होती है, राजा की औकात क्या होती है, इसको मतलब सबको पता होनी चाहिए। राजा को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यह दिखाने की कोशिश की और इन्हें ये दिखाने के लिए मतलब इन्होंने क्या कहा, अपने आप को सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़े परिवार का, एक बहुत ही बड़े वंशज का मतलब अपने आप का वंश बताया। ठीक है, वंशज बताया, बहुत ही बड़े परिवार का वंशज बताया, अफरासियाब। इन्होंने कहा एक तुर्किश परिवार है, अफरासियाब उसका वंशज हूं मैं, नाम है मेरा बलबन। ठीक है, इन्होंने अपने आप को इस हिसाब से वो किया। ठीक है,
एक तुर्किश परिवार अफरासियाब का वंशज है। आपको मैं आगे इनके चित्र दिखा देता हूँ सबका। इसमें देखिए रजिया सुल्ताना जी हैं ये बगल में, ठीक है। बहुत ही उद्मत उल निजवा, नाम याद रखिएगा, उद्मत उल निजवा बोला जाता था इनको उनकी सुंदरता की वजह से, ठीक है। ये उद्मत उल निजवा थी। इनके हस्बैंड जो बने थे अल्तुनिया, ये है अल्तुनिया, ठीक है। और ये साहब हैं जिनसे सब लोगों ने कहा था इनके साथ इनका चक्कर चलता था रजिया सुल्ताना का, ठीक है। यही है याकूब साहब जी, ठीक है, जमालुद्दीन याकूब हैं ये। इसीलिए मैंने आपको डाल दिया है कि इनकी भी कहानी आपको पता हो, थोड़ी सी कहानी पता रहेगी तो सब कुछ आपको पता रहेगा, ठीक है। और उन्हीं के समय में क्या होना है, ये गियासुद्दीन बलबन, इनको आना पड़ा। इनका आप शक्ल देख रहे हैं ना, ये इन्होंने इनके शक्ल से भाई साहब एक चीज और ये भी जान लीजिए, जब तक ये महल में रहे हैं, ये इकलौता ऐसे राजा हैं जब तक ये महल में रहे तब तक ये कभी मुस्कुराए भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम भाई राजाओं की हालत इतनी बदतर थी, लोग मतलब इतना ज्यादा गिरा हुआ समझते थे राजाओं को, उसकी एक इमेज बढ़ाने के लिए इनको इतना क्रूर बनना पड़ा। इसीलिए कहीं पर इतिहास में लिखा गया है, किसी इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि बलबन एक बहुत ही बड़ा एक्टर भी था, बहुत ही बड़ा एक्टर भी था, ठीक है। इनकी समाधि का भी फोटो है, बगल में लगा हुआ है, तो इधर मैंने लगा दिया है। इन्हीं के समय में एक बहुत ही बड़े कविताकार, बहुत ही बड़ी कविताकार, खड़ी बोली के आविष्कारक, ठीक है, तबला के सितार वादक के मतलब आविष्कारक अमीर खुसरो साहब, जिन्हें तूतिए हिंद बोला जाता था, इन्हीं के शासनकाल में आए थे, बलबन के ही शासनकाल में थे, ठीक है। बलबन ने क्या किया, इन्होंने अपने राज दरबार को एक पर्शियन सभ्यता के हिसाब से परिवर्तित कर दिया। इन्होंने पर्शियन सभ्यता का भी प्रचलन किया, जैसे पैबोज तथा सिजदा, ठीक है। पैबोज तथा सिजदा होता था। पैबोज का मतलब होता था आप आएंगे अगर राजमहल में तो आपका सर झुका ही होना चाहिए राजा के सामने, और आप जा करके राजा के पैरों को चूमेंगे। राजा के पैरों को चूमना ही पैबोज प्रथा कहलाया, ठीक है। सिजदा का मतलब हुआ आप सर पूरा झुका करके ही राजा के सामने खड़े रहेंगे, आप सर उठा के नहीं खड़े हो सकते राजा के सामने, ठीक है। इन्होंने इसीलिए अपने राज दरबार को पर्शियन सभ्यता के हिसाब से ही परिवर्तित किया। अगला जो कह रहा है कि इन्होंने पर्शियन त्योहार नवरोज को अपने राज्य में लागू किया। तो ये पूछा जाता है कि नवरोज त्योहार को किसने आरंभ कराया, तो नवरोज त्योहार को बलबन ने आरंभ कराया, ठीक है। नवरोज त्योहार कहाँ का त्योहार है, पर्शियन त्योहार था, ठीक है। एक नवरोज मतलब एक हिसाब से ये न्यू ईयर की तरह था, ठीक है, न्यू ईयर का ही तरह था, फेस्टिवल था। इन्होंने अपने उसमें लागू किया, अपने राज्य में लागू किया, ठीक है, कि सब लोग नवरोज त्योहार मनाएंगे। इन्होंने अपने आप को जिल्ले अल्लाह और नियाबत एक खुदाई के नाम से प्रसिद्ध किया, ठीक है। नियाबत एक खुदाई या जिल्ले अल्लाह का मतलब यह हुआ कि खुदा का मतलब बंदा, मैं खुदा द्वारा भेजा गया ही बंदा हूं। अपने आप को इन्होंने इतना मतलब सब मिलाकर के इतना हाई फाई दिखाया कि हम यहाँ के ही मतलब शेर हैं, और राजा का मतलब क्या होता है उसका आप लोग अर्थ समझो, और राजा के सामने कैसे पेश आना चाहिए उसकी तहजीब और तमीज सीख के आप, ठीक है। इन्होंने इसीलिए अपने आप को सब कुछ मतलब इतना सब कुछ दिखाया। जिल्ले अल्लाह याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा, जिल्ले किसने अपने आप को जिल्ले अल्लाह या नियाबत एक खुदाई के नाम से प्रसिद्ध किया था। जिल्ले अल्लाह या नियाबत एक खुदाई के नाम से प्रसिद्ध करने वाले अपने आप को कौन थे, बलबन थे, ठीक है। बलबन ने ही वसीयत प्रथा लागू किया था। आज तक होता है प्रथा, वसीयत प्रथा, ठीक है, आज तक चला रहे प्रथा, बलबन ने लागू किया था। पूछा जाए कि भैया कहते हैं ना हमारा वसीयत करा दो, भैया हमारा वसीयतनामा करा दो, ठीक है, ये सब जो होता है, ये भी जो प्रथा है वसीयतनामा की, इसको किसने शुरुआत किया था, बलबन ने शुरुआत किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बलबन का शुरुआत किया गया, ठीक है, रक्त और लौह नीति, रक्त और लौह नीति का शुरुआत किया था। इसका मतलब यह था, रक्त और लौह नीति में यह था कि कोई भी राजा के खिलाफ अगर सर उठाता है तो उसका सर काट दिया जाएगा, ठीक है। राजा के खिलाफ कोई भी अगर एक शब्द बोलने की कोशिश करता है तो उसको वही मृत्युदंड की सजा दे दी जाएगी। कहा जाता है कि बलबन एक बार क्या किया था कि इसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, पश्चिम बंगाल में जाकर जितने लोग विद्रोह कर रहे थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे यहाँ पर के, वही चहलगामी वाले ही थे, ठीक है। सब अपना अलग अलग सिस्टम बना लिए थे ना वहां पर जाके, तो सब लोग विरोध करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जा करके सबको मतलब मार करके एक रोड के किनारे, ठीक है, रोड के किनारे किनारे इसने क्या किया, लकड़ी गड़वा गड़वा कर, पेड़ गड़वा गड़वा के उसी पर फांसी दिला दिया सबको,
लटका लटका के एक तरफ से सबको फांसी दिला दिया और ये खुद मार्च करता हुआ उनके वहां से गया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि बहुत ही क्रूरता से शासन इसने किया ताकि इसका जो है मतलब एक शासन प्रणाली लंबे समय तक चल सके, नहीं तो लोग बहुत ही बेकार समझते थे राजाओं। ठीक है, इसने एक दीवान ए अरीज नाम का भी केंद्रीय सेना का संगठन गठन किया। इनको जान तो एकता पे उतना भरोसा नहीं था, एकता वाले पता लगा मौके पे आए ही नहीं, ये कहीं युद्ध करने गए वहां पे एकता वाले आए ही नहीं। ठीक है, तो एकता वालों ने सेना ही नहीं भेजा अपना, तो एकता प्रथा पर इनका इतना भरोसा नहीं था। इन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा भरोसा केंद्रीय सेना पे रखा, जो इनके पास सेना रहता था उस सेना का नाम रखा था दीवान ए अरीज। ठीक है, दीवान ए अरीज नाम से पूछा जाएगा दीवान ए अरीज क्या है, तो दीवान ए अरीज एक केंद्रीय सेना था। दीवान ए अरीज की शुरुआत किसने की थी, दीवान ए अरीज को मतलब ये नाम किसने रखा था, तो बलबन ने रखा था। ठीक है, और इन्होंने एक दीवान ए बरीद नाम का, दीवान ए बरीद इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट बनाया, आईबी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप बोल सकते हैं। ठीक है, खुफिया वाला विभाग इन्होंने बनाया था एक दीवान ए बरीद नाम से। तो ये भी पूछा जाएगा दीवान ए अरीज, दीवान ए बरीद, कंफ्यूज मत होइएगा। दीवान ए अरीज, दीवान ए बरीद नाम से दोनों किसने स्टार्ट कराया, बलबन ने। ठीक है, गुप्तचर विभाग थे ये, जो आकर के बताते थे कि मतलब कौन क्या कह रहा है आपको और कौन कहां पर क्या सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आके राजा को जो खबर देते थे, राजा उसको मतलब पुष्टि करता था, खबर सही होती थी तो राजा उस हिसाब से उनको सजा देता था। लाल महल, दिल्ली में एक है लाल महल। ठीक है, इन्होंने एक भैया महल भी बनवा लिया है, तो नाम याद रखना, इन्होंने लाल महल का निर्माण करवाया दिल्ली में। ठीक है, 22 साल शासन किया तो भैया कुछ बनवाना चाहिए ना, तो लाल महल बनवाए। ठीक है, कुतुब मीनार, अच्छा कुतुब मीनार मैंने ये बताया नहीं था ना, उसको खत्म किसने किया था। कुतुब मीनार का शुरुआत ने तो रखवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, लेकिन उसको खत्म कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो लाल महल जो बनाया था, लाल महल किन्होंने बनाया, बलबन ने। प्रसिद्ध कविताकार अमीर खुसरो साहब इन्हीं के दरबारी कवि थे। इन्हें तूतीय हिंद नाम से, तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें सितार के, तबला के और खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जब मंगोलों ने 1285 ईस्वी में तैमूर की अध्यक्षता में, ठीक है तैमूर लंग नहीं है ये, दूसरे वाले तैमूर हैं, तैमूर की अध्यक्षता में पंजाब पर आक्रमण किया 1285 में, याद रखिएगा मंगोलों ने 1285 में मंगोलों ने तैमूर की अध्यक्षता में जब पंजाब पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद को आक्रमण को दबाने के लिए भेजा था। लेकिन भाई विपरीत हो गया, बेचारा मोहम्मद ही मारा गया। ठीक है, मोहम्मद मार दिया गया उस युद्ध में 1287। उसी युद्ध में जब मोहम्मद मारा गया ना, तो इतने ये ज्यादा दुखी हो गए कि मतलब सारा सबको छोड़ छाड़ कर बैठ गए। ठीक है, बहुत ही दुखी हो गए ये, और मोहम्मद के ही गम में कहा जाता है, मोहम्मद के मारे जाने के गम में इनकी 1287 में क्या हुआ, कुछ देर में तो कुछ समय तक खाना पीना छोड़ दिए, तबीयत खराब हुई और इनकी 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहा जाता है बलबन एक बहुत ही अच्छा कलाकार भी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आखिरी शासक, दिल्ली सल्तनत गलत लिख दिया गया है। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत नहीं गुलाम वंश लिखना चाहिए। एक सेकेंड, तो ये दिल्ली सल्तनत आप हटा लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत लिखिएगा गुलाम वंश। ठीक है, ममलूकिया वंश या गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के आखिरी शासक कौन थे, क्यूमर्स था। पूछा गया है क्वेश्चन भाई साहब, मैं भी खुद पेपर देखा हूं, उसमें पूछा गया था कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, क्यूमरस। ठीक है, क्यूमरस नाम आपको याद होना चाहिए, लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। तो आज का हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्मीद, ठीक है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और सब कुछ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और थोड़ा आज का सेशन लंबा रहा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि गुलाम वंश मैंने समाप्त कर दिया है। गुलाम वंश आप उठाइए, एक नोट्स बना लीजिए, जितने भी लाइन मैंने लिखे हैं सबका एक अपना हेडिंग डालिए, जिस हिसाब से मैंने लिख दिया उसी हिसाब से आप केवल लिख करके इनको आप रट लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको मेडिवल हिस्ट्री दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, और कभी भी आप पेपर में देखेंगे ऑप्शन के साथ अगर आएगा तो आप तुरंत आंसर मारेंगे, आपको 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन टिक मारने में। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, क्योंकि कंपटीशन के पेपर तो आते रहेंगे, और आप लोग देख रहे हैं कि जैसा आजकल चल रहा है। ठीक है, गगन सर हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं, राकेश यादव सर सपोर्ट कर रहे हैं, अभिनय सर हैं सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टडी IQ वाले सपोर्ट सर कर रहे हैं।
ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चल रही, हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी बच्चों के साथ हैं और सबका सपोर्ट कर रहे हैं हम होप करते हैं कि जल्द ही गवर्नमेंट इस बातों को सुनेगी। आप लोग ट्विटर पे रोज ट्वीट जरूर करिए, #SSC डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है। वो तो कर चुका है, लेकिन हम लोग को अभी सारी एक इनका सिस्टम भैया हमें ढंग से चाहिए, ठीक है। जो गगन से कहते हैं कि हमें इनका एक ढंग से सिस्टम चाहिए, वही बात हमें पूरा एक सिस्टम में ढंग से चाहिए। भाई साहब, अगर तुम कोई भी चीज करवा रहे हो उसका एक सिस्टम बना दो कि किस किस डेट पे तुम क्या क्या कराओगे और कब तक तुम भर्ती दोगे, क्या करोगे, कि इसका सिस्टम हो, उसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे और उसी हिसाब से हमारा पूरा मन लगेगा। करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, आप उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं, ठीक है। 2.5 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे के, बताइए 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, उसका आज तक टेंडर डिसाइड नहीं हुआ, साला 600 दिन होने वाले हैं। सोचिए ये सब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग भी मतलब जरूर हैशटैग मतलब उस पर जाइए, ट्विटर आप लोग डाउनलोड कीजिए, ट्विटर से जरूर आप ट्वीट करते रहिए, हमेशा ट्वीट करते रहिए, तभी सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। अन्यथा मतलब ट्वीट क्योंकि ट्वीट एक ऐसा चैनल है ना भाई कि इंटरनेशनल चैनल है, इसको इंटरनेशनली सब देखते हैं, तो आप लोगों को भी मतलब इसको ट्वीट ही करना चाहिए। फेसबुक पर भी मतलब क्या करते हैं लोग, कमेंट कभी कम करा सकते हैं, इनका सारा भाई सब कुछ डिजिटली चल रहा है, पूरी तानाशाही तो चली रही है, ठीक है। तानाशाही तो बहुत ही बुरी तरह चल रही है, आप समझ जाएंगे इसको तो भला होगा आप सबका, ठीक है। चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।